आप सभी को पंकज भट्ट का नमस्कार। मेरे प्रिय छात्रों, आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, जिसने अपनी माँ के पेट से केवल और केवल सुनकर एक चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। और आज के बोर्ड परीक्षा के आप अभिमन्यु हैं, आप अभिमन्यु हैं, आप अभिमन्यु हैं। आपको भी बोर्ड परीक्षा में गणित विषय के चक्रव्यूह को तोड़ना है और ये इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। बस आपको एक टेक्निक चाहिए और वो टेक्निक मेरे वीडियो को देखने से आपको मिलेगी। तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहिए। मेरे प्रिय साथियों तथा छात्रों, जैसे ही आपके सामने मेरी वीडियो खुलती है तो इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। अब आपको मुझे मदद के रूप में सिर्फ 5 सेकंड देने हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट स्क्रीन में दिखाई दे रहा है एक रेड कलर का एरो, वहाँ नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वो लाल कलर में है। अगर आपके पहले से ही काला कलर किया हुआ है, अगर काला दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पहले से साथी बने हुए हो। अतः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे नए साथी हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और जिनके यहाँ रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे सब्सक्राइब अगर लाल कलर में है, तो मेरा साथी बनने के लिए उन्हें एक बार सब्सक्राइब पे क्लिक करना होगा। तो जो सब्सक्राइब लाल कलर में लिखा हुआ है वह काला हो जाएगा और आप मेरे साथी बन जाओगे और आप मेरी 24 घंटे मेरी मदद ले सकते हो। और मेरे चैनल के अंदर आपको हर एक विषय की जानकारी निःशुल्क और फ्री मिलेगी और मिलती रहेगी। दूसरा काम आपको करना है, जैसे कि पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट में देखो सीधा हैंड है, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको लाइक करना है। बस इतनी आशा मैं आपसे रखता हूँ। जैसे ही आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। जैसे कि आपको पास में एक दूसरी स्क्रीन और दिखाई दे रही है, जहाँ पे देखो ग्रीन कलर का एक एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ ऊपर प्लेलिस्ट लगी हुई है। उसके नीचे देखो क्लास 10 के वीडियो, जीके राजस्थान इंडिया, कंप्यूटर एंड मोबाइल के वीडियो, और भी नीचे बहुत सारी प्लेलिस्ट है जो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही आप अपने मोबाइल पे क्लिक करोगे सब्सक्रिप्शन बटन में, वहाँ आपको दिख जाएगी और आप अपने मनपसंद के वीडियो देख सकते हो। तो इंतज़ार मत करो और सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। सवाल नंबर फर्स्ट, HCF 4 व 12 का 4 हो तो LCM ज्ञात करो। मेरे प्रिय छात्रों, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF को महत्तम समापवर्तक कहते हैं और LCM को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यह सवाल बोर्ड परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय छात्रों, गणित है वो रटन विद्या से परे है। यहाँ पर आप अगर अपने दिमाग का उपयोग नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। जैसे कि मैं आपको इसी एक सवाल से 4 सवालों की जानकारी दूंगा कि यह सवाल कैसे होता है, किस तरह से करना चाहिए तथा इसके उत्तर में क्या समानता है। आप अगर यह जान गए तो आप जिंदगी भर इस सवाल को नहीं भूल पाओगे। ये पंकज भट्ट की गारंटी है। तो पहले सवाल नंबर 1 को करने से पहले हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, क्योंकि सवाल नंबर फर्स्ट हम जो सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 करेंगे उस पे आधारित है।
सवाल नंबर 2, एलसीएम 4 व 12 का ज्ञात करो। यह सवाल नंबर फर्स्ट का आधा भाग है। अगर आपने इस आधे भाग को समझ लिया तो आपका जो सवाल नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल आपको आसान लगेगा और आप उत्तरों में भी समानता देख सकते हो। यहाँ पर हम एक तरीका और सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं तथा अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे कि 4 व 12 का हम एलसीएम निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम 4 व 12 को विभाजित कर सकें। ऐसी संख्या सबसे छोटी 1 है और एक ऐसी संख्या है जिससे हम सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर वही आता है, इसलिए 1 को नहीं लेना है। हम सब इससे 1 से बड़ी 2 को लेंगे। 2 की टेबल में 4 भी आते हैं और 12 भी आते हैं, तो 2 की टेबल सबसे पहले बोलेंगे 2 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमने नीचे 2 लिख दिए 4 के नीचे। अब 2 की टेबल 6 बार बोलते हैं तो हमने 12 आ जाते हैं, तो हमने 12 के नीचे 6 लिख दिए सीधा। 2 6 जा 12। अब फिर 2 और 6 को डिवाइड करना है 2 से। 2 की टेबल हम एक बार बोलेंगे तो 2 आ जाएंगे, इसलिए हमने 2 के नीचे 1 लिख दिया। अब जो 6 दिखाई दे रहा है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएंगे, हमने नीचे 3 लिख दिए 6 के नीचे। अब वापस बारी है 2 की। अब हमको डिवाइड करना है 1 और 3, लेकिन साथियों 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, इसलिए एक का तो अपन को देखना ही नहीं है। 2 के टेबल में 3 भी नहीं आते हैं, इसलिए हमें अब 2 को छोड़ देना है। अब 2 से बड़ा हमें 3 लेना है, हमें जो 1 लिखा रहता है उसको नहीं देखना है। अब 3 की टेबल में 3 कितनी बार बोलते हैं तो 3 आते हैं 1 बार, तो हमने 3 के नीचे 1 लिख दिया। और मेरे प्रिय छात्रों, जैसे ही अपने पास नीचे एक एक उत्तर आ जाता है, इसका मतलब हो गया है कि हमारा गुणनखंड का काम पूरा हो गया है। अब हमारे पास 4 और 12 के गुणनखंड जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं उसे हम नीचे लिख देते हैं, 2 × 2 × 3। इसका मतलब है कि सबसे पहले 2 का गुणा 2 में करना है, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 4। फिर 4 का गुणा 3 में करना है, तो 4 दिए 12, तो हमने नीचे लिख दिए 12 आंसर। यही हमारा एलसीएम है। और एलसीएम की एक बात ध्यान रखना, एलसीएम हमें जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, या तो उसका उत्तर उसी संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है वही होगी या फिर उससे बड़ी होगी। जैसे कि 4 व 12 का एलसीएम, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या फिर उससे भी बड़ी संख्या होगी। ये साथियों ध्यान रखना, क्योंकि आपको भी मैं जैसे ही अपना तीसरा सवाल हल करूँगा उसके बाद फिर एक आपको फॉर्मूला मिलेगा। सवाल नंबर 3, एचसीएफ 4 व 12 का ज्ञात करो। एलसीएम हम 4 व 12 को शामिल करके निकालते हैं और एचसीएफ हम 4 व 12 का अलग अलग निकालते हैं। इतना मेरे प्रिय छात्रों ध्यान रखना। 4 के गुणनखंड हमने कर दिए। सबसे पहले नीचे जैसे 2 की टेबल है, 2 से स्टार्ट किया। 2 की टेबल 2 बार बोलते हैं 4 आ जाते हैं, इसलिए हमने 4 के नीचे 2 लिख दिया। फिर 2 की बारी है, फिर 1 आ गया। उधर जो 12 हैं उसे भी हम उसी तरीके से करते हैं, तो अपने पास उस 12 के गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3। अब हम
दोनों के अलग अलग गुणनखंड देखेंगे। एलसीएम में हमने दोनों का शामिल लिखा था। यहाँ पे जब हम दोनों अलग अलग गुणनखंड कर रहे हैं तो उनके गुणनखंड भी हमें दोनों के अलग अलग लिखने हैं। जैसे कि 4 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 इंटू 2, 1 का कोई मतलब नहीं इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 12 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 को मैंने हरे कलर से हाईलाइट किया है, इसे बहुत बारीकी से समझना। अब हम निकालते हैं HCF 4 और 12 का। साथियों ऊपर देखिए 4 और 12 के बाद जो फर्स्ट फैक्टर है गुणनखंड वो 2 2 दोनों में है, तो उन दो में से हमें 1 2 कॉमन के रूप में ले लेना है। तो हमने पीले कलर में 1 2 ले लिया। फिर सेकंड नंबर पे दोनों में 2 2 है, उसमें भी हमने 2 2 ले लिया और उसे नीचे लिख दिया। अब उधर देखिए तीसरे नंबर पे जो 12 का गुणनखंड है उसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 के गुणनखंड में ऊपर उसका एक साथी नहीं है। अतः यहाँ मान लो कि हमें जोड़ा बनाना है, पति पत्नियों का एक जोड़ा बनाना है। तो जैसे कि 3 तो अकेला है, इसके कोई पत्नी है ही नहीं, तो फिर इसे छोड़ देना है। अभी हमें जो पति पत्नियों का जोड़ा है उसे ही लेना है। तो जैसे कि उन दोनों में हमने ले लिए 2, उन दोनों में ले लिए 2, लेकिन वो अकेला रह गया, अकेले को नहीं लेना है। अब हमें जैसे एलसीएम में किया था वैसे ही एचसीएफ में भी करना है। 2 इंटू 2 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आया 4 और 12 का 4। जो मैंने पीले रंग से हाईलाइट किया कोने में देखिए आप, वहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर एक ट्रिक है। एचसीएफ हमेशा जो संख्या दी जाती हैं उसमें से सबसे छोटी संख्या होगी या फिर उन दोनों संख्याओं से कॉमन होगी, इतना हमें ध्यान रखना है। प्रिय छात्रों, हमने एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सीख लिया है। अब हम सवाल नंबर फर्स्ट के अंदर देखो 4 व 12 का एचसीएफ कितना आया 4, और अपने नीचे सवाल नंबर 3 में देखिए एचसीएफ 4 व 12 का कितना है 4। तो हमेशा ऊपर जो उत्तर होता है वह एक्यूरेट दिया जाता है। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। हमने नीचे फॉर्मूला लिख दिया है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। प्रिय छात्रों, गणित है वो रटंत पद्धति से बहुत आगे है। अगर आप रट के याद करोगे तो आप 1 या 2 दिन में भूल जाओगे। आप यहाँ समझ के याद करो तो आपको 100% यह वाला सवाल ज़िंदगी भर याद रहेगा और स्थायी रहेगा। अब देखिए हमें जैसा फॉर्मूला है उसके नीचे हमको संख्या लिख देनी है। HCF हमें कितना दिया है 4, जो बराबर के बाद है, तो हमने HCF के नीचे 4 जो पिंक कलर में वो लिख दिया। उसके बाद गुणा का निशान, फिर LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM का LCM लिख दिया, फिर बराबर का बराबर, फिर पहली संख्या 4 हमें कौन सी लेनी है जो HCF के कोष्ठक के अंदर बंद है, देखो तीर का निशान वहाँ ऊपर। इसके बाद दूसरी संख्या 12 भी हमें कोष्ठक के अंदर से ही लेनी है, जैसे आपको तीर के निशान से दिखाई दे रही है। इस तरह साथियों यहाँ संख्या लेने में बहुत सावधानी रखनी है। अब हमें HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इनके बीच में एक बराबर का निशान लगा हुआ है।
जब भी बराबर का निशान हो तो हमें संख्या को आगे पीछे करने के लिए पक्षांतरण करना पड़ता है। और पक्षांतरण में हर हमेशा क्या करते हैं हम, अगर गुणे वाली संख्या है उसका पक्षांतरण करते हैं तो वह भाग के रूप में नीचे चली जाती है अथवा वह भाग देने के काम आती है। अगर भाग है तो वह गुणा बन जाएगी, जोड़ है तो उसका बाकी हो जाएगा, बाकी है तो वह जोड़ हो जाएगी। इतना मेरे प्रिय छात्रों ध्यान रखना है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ गुणा का निशान है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है और एलसीएम के बाद बराबर का निशान है, तो एलसीएम के साथ जो गुणा वाली संख्या है 4 उसको उधर ले जाएंगे तो यह किस में हो जाएगी, भाग वाली संख्या में। तो हमने नीचे जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको तीर का निशान, वहाँ ले गए 4 और फिर अपने पहली संख्या और दूसरी संख्या 4 × 12 वहाँ पे है ही सही। अब नीचे आइए थोड़ा स्टेप, 12 × 4 किया, हमारे पास कितने हो गए 48। फिर हमें 4 का भाग लगाना है, तो 48 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 12 उत्तर हमारे पास आ जाएगा। अब साथियों तथा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ देखिए हमने सिर्फ एक ही सवाल से कितने सारे सवाल सीख लिए। बोर्ड के एग्ज़ाम और जो अभी आने वाली परीक्षा हैं आरपीएससी, पटवारी, रीट, उन परीक्षाओं में भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और जब तक आपको सवाल का बारीकी नॉलेज नहीं है आप किसी भी सवाल को नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे नियम भी आ गए, जैसे कि एक ही संख्या का एलसीएम हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, या तो उसकी सबसे बड़ी संख्या होगी या फिर उससे बड़ी संख्या होगी। अगर उसी संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होगा, या तो जो संख्या दी गई है उसमें सबसे छोटी संख्या होगी या फिर उन संख्या का कॉमन होगी। इतना हमें ध्यान रखना है। सवाल नंबर 4, एक वृत्त जिसका व्यास 14 सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करो। अब हमें सबसे पहले व्यास दे रखा है, ऊपर देखिए प्रश्न के अंदर व्यास है 14, तो हम क्षेत्रफल व परिधि तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि हमें त्रिज्या मालूम नहीं हो। यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है कहीं पे त्रिज्या नहीं दे रखी है, तो हमें जो व्यास है उसका आधा करना पड़ेगा तो त्रिज्या आ जाएगी। तो हमारे पास जो व्यास 14 सेंटीमीटर है उसको हमने 2 से भाग दे दिया तो हमारे पास त्रिज्या आ गई 7। आप सीधा भी कर सकते हो बिना भाग दिए, 14 का आधा 7, तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर क्या आ गई त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। पाई का मतलब होता है 22/7 और आर का मतलब होता है त्रिज्या, और स्क्वायर का मतलब होता है हमें त्रिज्या को 2 बार लिखना है। पाई का मान हमने रख दिया उसके नीचे 22/7, फिर त्रिज्या को स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए 2 बार 7 लिख दिया। 7 को 7 से डिवाइड कर दिया तो हमने पास कितने बचेंगे, 22 और 7 बचेंगे। तो 22 × 7 करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। वही संख्या के नीचे संख्या उतारनी है,
2 का 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, फिर इंटू यहाँ पर त्रिज्या स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ r, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे 7। अब 7 से 7 कट जाएंगे। अब 2 का 22 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 44 सेमी। अब यहाँ पे छात्रों एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर एक ही सवाल के अंदर बहुत सारे नियम बता रहा हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल हर हमेशा उसके वर्ग में आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 154 वर्ग सेमी, लेकिन परिधि में ऐसा नहीं लिखना है। परिधि में सीधा लिखना है आपको 44 सेंटीमीटर। आप कंपैरिजन में दोनों को देख सकते हो। और हमारे पास एक यहाँ नियम और बनता है कि जब किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि में क्या संबंध है। क्षेत्रफल परिधि से ज़्यादा होता है या उसकी परिधि से कम होता है। तो हम यहाँ कंपैरिजन से दोनों को देख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि से हमेशा ज़्यादा होता है। साथियों, मैं आपको सिर्फ 10th की तैयारी नहीं, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी भी यहाँ से करवा रहा हूँ। अतः मेरे इन सवालों को 2 से 3 बार अवश्य रिवाइज करें और आपको कंठस्थ हो जाएंगे ये। अब है हमारे पास सवाल नंबर 5। निम्न पाई चार्ट में विभिन्न राज्यों में दुर्घटनाओं से हुई मौतों का आंकड़ा प्रदर्शित है। यदि इन सभी राज्यों में कुल मौतें 360 हों तो 4 प्रश्न हैं हमारे पास नीचे। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान में होने वाले मौतें कितनी हैं। 2, मध्य प्रदेश में होने वाली मौतें कितनी हैं। 3, उत्तर प्रदेश में होने वाली मौतें कितनी हैं। और 4, गुजरात में होने वाली मौतें कितनी हैं। साथियों, मैंने देखो नीचे एक गोला बनाया है, उसमें पीला कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है और ब्लैक कलर है। ऐसे गोला हो, उसको अंदर डिवाइड कर रखा हो तो उसे कहते हैं पाई चार्ट। इतना ध्यान रखना। अब मैंने सामने उसके सिंबल भी दे रखे हैं, जैसे कि ब्लैक कलर के लिए मैंने राजस्थान को दिया है 10%, ब्लू कलर को दिया है मध्य को 20%, अर्थात राज का मतलब होता है राजस्थान, मध्य का मतलब है मध्य प्रदेश 20%, रेड कलर को दिया है उत्तर प्रदेश 40% और गुजरात को दिया है पीला अर्थात 30%। अब हमें यहाँ पे प्रतिशत दिया है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान कर लेना, क्योंकि मेरे जो अगले वीडियो आएंगे वापस उसमें दूसरे टाइप के सवाल होंगे। यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है, इतना आपको दिमाग में बिठा लेना है। प्रतिशत है तो प्रतिशत हर हमेशा 100 पर निकाला जाता है, तो हमें सवाल है वो 100% के हिसाब से हल करना है। और आप इन चारों का टोटल भी चेक कर लोगे तो आपके पास पूरा 100 हो जाएगा। देखिए 10 और 20 30 हुए, 30 और 40% 70 हुए, 70 और 30 100। आप इनका टोटल प्रतिशत का टोटल मारोगे तो 100 हो जाएगा, इतनी गारंटी है। लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान रखना साथियों, कभी कभी परीक्षा में जैसे कि अपने पास 4 खंड है और मैंने 4 सिंबल दिए हैं, लेकिन परीक्षा में हो सकता है 3 सिंबल हो, एक सिंबल नहीं दिया हो, वहाँ पर फिर आपका टोटल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिंबल का लिखा ही नहीं है, क्योंकि उनको जितनी ज़रूरत है उन्होंने उतना ही लिखा है। इतना मेरे प्रिय छात्रों ध्यान रखना, और ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसा ही होता है। अब हम इसे हल करते हैं। अब 5 का हल देखिए।
हम सीरियल से देखते हैं। राजस्थान का 10% है तो हमने 10/100 लिख दिया। और हमारे पास टोटल मौतें कितनी हुई थी 360, हमने इंटू 360 लिख दिया। अब 10 इंटू 360 आपको गुणा करना है और फिर 100 का भाग देना है। या तो आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा तरीका है 100 में 2 जीरो हैं तो ऊपर 10 का 1 जीरो काट लिया और 360 का 1 जीरो काट लिया, तो हमारे पास उत्तर कितना बच गया 36। अब बारी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का कितना है 20%, तो हमने 20/100 लिखा, इंटू 360 किया और वापस जैसे ऊपर किया था ऐसे ही हमने काटोगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। तीसरा है उत्तर प्रदेश का 40% है, 40/100 लिखा, इंटू 360 किया, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 144। फिर है गुजरात का 30/100 लिखा, इंटू 360 किया और इसको सोल्व किया 108। अब साथियों तथा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पे एक चीज़ देखना, हमारे पास कितनी मौतें हुई थी 360, और हमें निकालना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अलग अलग रूप से कितनी मौतें हुई हैं। हमें अलग अलग संख्या निकालनी है क्योंकि हमारे पास प्रतिशत दे रखा है। जब हमने अलग अलग संख्या निकाल दी तो राजस्थान में कितनी मौतें हुई 36 360 में से, मध्य प्रदेश में कितनी मौतें हुई 72, उत्तर प्रदेश में 144 और गुजरात में 108। अब इन चारों का टोटल हम देख लेते हैं। कुल मौतें हमारे पास वापस 360 हो जानी चाहिए। अगर समझ लो आपको 361 हो रही है, 359 हो रही हैं, तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। आप यहाँ पे अगर इस सवाल को सीख गए तो आप दूसरे 10 सवाल आसानी से कर सकते हो इसी एक सवाल से। जो मेरा अगला वीडियो आएगा आपको, उसमें आपको दूसरे टाइप के सवाल मिलेंगे। जब तक आपको इस टाइप के सवाल नहीं आएंगे आप उस टाइप के सवाल को कभी भी हल नहीं कर पाओगे। इसलिए इन सवालों को गौर से देखिए क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है। सवाल नंबर 6, एक कक्षा में हिंदी विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 1, 2, 3, 4, 10, 10, 20, 10, 30, 10 हैं, तो समांतर माध्य ज्ञात करो। मेरे छात्रों ऊपर देख लीजिए, विषय क्या है हिंदी, उसमें छात्र कितने हैं 10। आप नीचे टोटल भी चेक कर सकते हो, 10 होगी। 1, 2, 3, 4, 10, 10, 20, 10, 30, 10, इनकी संख्या भी 10 होगी। तो समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। समांतर माध्य का सूत्र मैंने नीचे लिख दिया है, समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग मैंने कर दिया, देखो 1 + 2 + 3 मैंने आपका पूरा कर दिया है, लिख दिया ऐसा। फिर नीचे जो ऊपर हिंदी विषय में 10 छात्र हैं तो राशियों की संख्या कितनी होगी 10 में से नीचे लिख दी है। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर आपको संख्या नहीं दी होगी, जैसे कि मैंने अभी ऊपर लिख दिया है हिंदी विषय में 10 छात्र हैं, इसलिए मैंने नीचे सीधा 10 लिख दिया। कभी संख्या नहीं दी होगी तो आपको फिर जो प्राप्तांक है उनको गिनना पड़ेगा, जैसे कि कितने हो रहे हैं, फिर आपको टोटल नीचे लिखनी पड़ेगी उन संख्याओं की। अब ऊपर वाली टोटल को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 100। फिर नीचे हमने 10 का भाग दे दिया तो हमारे पास उत्तर आ गया 10। साथियों मैं आपको यहाँ पे जो छोटी मोटी जोड़ बाकी गुणा भाग हैं वो मैं आपको यहाँ नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और जो बच्चे बेचारे इंटेलिजेंट हैं उन्हें थोड़ा समस्या होगी। अतः जोड़ बाकी गुणा भाग आप सीख लें। आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक दें, फिर आप उनका हल कर लें अपने हिसाब से। इनकी जोड़ करके देख लें हाँ वास्तव में उत्तर सही आ रहा है
कि नहीं आ रहा है, फिर आप आगे बढ़ें। सवाल नंबर 7, यदि 1 2 3 4 10 10 x 10 30 10 का समांतर माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये भी सवाल नंबर अपना 6 ही है, लेकिन उसका मैंने पैटर्न बदल दिया है ताकि आप उसे कंपैरिजन में समझ सकें। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, अर्थात संख्या ज्ञात करनी है, और समांतर माध्य हमें दिया हुआ है 10। हमारे पास वही सूत्र है, मैं दोबारा यहाँ पर सूत्र नहीं लिख रहा हूँ। समांतर माध्य का सूत्र राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हमने ऊपर वाली सभी संख्याएं लिख दी प्लस करके। उसके नीचे अब देखो, वहाँ पे तो सवाल नंबर 6 में हमारे पास लिखा हुआ था संख्याएं 10 हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे संख्या, ऊपर जो संख्याएं हैं वो 10 हो रही हैं, इसलिए मैंने नीचे 10 लिख दिया। अब समांतर माध्य जो सूत्र लिखा हुआ उसके नीचे मैंने 10 लिखा है। वो क्या है? समांतर माध्य है, हमारा उत्तर है, हमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने 10 लिखा। फिर बराबर का बराबर। अब हम उन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80 + x। हमने यहाँ पर 80 + x लिखा है, 80x नहीं लिखना है। अगर आप 80x लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि x के मान को आपको गुणा करना है 80 के साथ। अगर 80 + x लिखा है तो x के मान को आपको जोड़ना है 80 के साथ, इसका मतलब होता है। अब वही पक्षांतरण वाला फॉर्मूला वापस जो अपने आगे सीखा था, बराबर हो और बराबर के दोनों तरफ संख्याएं हों तो बराबर के बाद अगर हम संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं तो ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखते हैं और नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 नीचे लिखा हुआ, वहाँ से मैंने 10 लिया, देखो तीर का निशान है, वो वाला 10 है, उधर वाला 10 नहीं है। जो पीले कलर का एरो है वहाँ से 10 नहीं लिया, इतना ध्यान रखना। जो मैंने आपको एरो दिखाई दे रहा है काले कलर का, वहाँ से मैंने 10 वो नीचे लिखा है 80 + x बटा 10, वो हमारे पास टोटल राशियों की संख्या है। अब हमें जो नीचे 80 + x बटा 10 लिखा हुआ है उस 10 का पक्षांतरण करना है। तो हमने पक्षांतरण किया तो नीचे वाली संख्या को जब ऊपर ले जाते हैं तो वापस हम उसे गुणा के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि हमने 1 10 तो 1 10 उतार दिया और उधर वाला 10 हमने यहाँ लिख दिया, बराबर 80 + x बचा हमारे पास। 10 को अब नीचे 10 को 10 से गुणा किया 100 आए, 80 + x का 80 + x लिख दिया। अब फिर पक्षांतरण करना है। फिर साथियों समझ लेना, बराबर हो, बराबर के बाद अगर गुणा का निशान हो तो पक्षांतरण करते समय संख्या को हम उसके नीचे लिख देते हैं, या फिर भाग वाली संख्या हो तो हम गुणे के रूप में लिखेंगे और गुणे वाली संख्या हो तो उसे नीचे भाग के रूप में लिखेंगे। लेकिन अगर प्लस का निशान है, यहाँ पे देखो पक्षांतरण में क्या लिखा हुआ है 80 प्लस है, यहाँ पे गुणा का निशान नहीं है, इसलिए हमें बटे में नहीं लिखना है। पक्षांतरण करेंगे तो वहाँ जैसे गुणा का भाग हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, जोड़ का बाकी होगी और बाकी का जोड़ होगा। 80 + x है तो हमें 80 को उधर ले जाना है, तो हमने क्या कर दिया 100 - 80 कर दिया, क्योंकि जब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो उसका मतलब होता है प्लस का। 80 के आगे किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं लगा है, 80 के बाद है लगा हुआ है प्लस, तो वो तो x का है। लेकिन 80 से पहले बराबर लगा हुआ है और 80 किसका है, प्लस का 80 है, तो हमें उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस का 80, तो 100 - 80 हो गए बराबर x। अब 100 में से 80 गए तो 20 बराबर x।
तो हमारे पास x का मान क्या आ गया 20। साथियों अब देख लेना अपने छठे सवाल के अंदर, आप वीडियो को वापस रिवाइज कर सकते हो। हमने वहाँ जो संख्याएं थी वहाँ से मैंने एक 20 को हटा लिया है और हमारा उत्तर देखना वहाँ पे कितना आया था, समांतर माध्य 10 आया था हमारा उत्तर। अब मैंने सिर्फ x को एक संख्या 20 को वहाँ से हटा लिया और समांतर माध्य उत्तर लिख दिया था। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है तो हमारे पास वापस 20 आ गया, इसलिए हमारे वो दोनों तरफ के सवाल बिल्कुल सरल है। सिर्फ हमें जो परीक्षा होती हैं उन पे कंफ्यूज किया जाता है, अतः यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक सवाल को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके बाकी के सारे सवाल आसान तरीके से कर पाओगे। आप छठे और सातवें सवाल को बार बार वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। सवाल नंबर 8, निम्न बारंबारता बंटन में प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऊपर देखो साथियों, हमें प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करना है। जिसका बहुलक ज्ञात करना हो वही हमारा उत्तर होता है। जैसे कि प्राप्तांकों का बहुलक है तो हमें प्राप्तांक में से उत्तर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो एक सारणी दे रखी है प्राप्तांकों की और दूसरी तरफ दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या की। प्राप्तांक कितने हैं 10, 20, 30, 40 और 50। अब हमें यहाँ पता करना है कि वो सब बहुलक किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता के साथ वाली संख्या को हम बहुलक कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ 10 प्राप्तांक लाने वाले कितने छात्र हैं 3, 20 प्राप्तांक लाने वाले कितने छात्र हैं 2, 30 प्राप्तांक लाने वाले कितने छात्र हैं 7। आपको यहाँ से सारणी से सीधा दिखाई दे रहा है कि सबसे अधिक प्राप्तांक कितनी बार आए हैं 7 बार। तो 7 के सामने कौन है 30, तो हमारा बहुलक क्या हो गया 30 और यह L कहलाता है। इतना ध्यान रखना। सबसे बड़ी बारंबारता के साथ वाली संख्या बहुलक होती है। जैसे कि 7 के साथ कौन है 30, तो हमारे पे यहाँ पे 30 बहुलक हो गया। सवाल नंबर 9, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। वही संख्या है, सिर्फ हमें यहाँ पे वर्ग अंतराल मैंने किया है। वर्ग अंतराल दिया है और f दिया है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। आप साथियों 8वें नंबर का सवाल देखिए, वहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं था, इसलिए वहाँ पे हमें सीधा उत्तर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम बहुलक उसी तरीके से निकालेंगे। सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है 7, तो 7 के साथ 20 और 30 है। तो मैंने कहा था बहुलक का उत्तर हमेशा क्या होता है सबसे बड़ी बारंबारता के साथ वाली संख्या। तो अपना जो उत्तर है वो यहाँ पर 20 से 30 के बीच में होगा। हमारा जो उत्तर है वो हर हमेशा 20 से 30 के बीच में ही होगा बहुलक। इतना मेरे प्रिय साथियों ध्यान रखना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बहुलक का सूत्र लिखा हुआ है, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक चालू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। यह बहुलक का सूत्र है। आपको कितनी भी जोड़ बाकी गुणा भाग आती हों, जब तक आपको सारे फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप सवाल को हल नहीं कर पाओगे। यहाँ सवाल को करने से पहले एक बार ध्यान से देखिए, जब भी आपको पेपर में आडी सारणी बनी हुई दी हो
तब आपको ऐसी सीधी सारणी एक तो बना लेनी है। मैंने सीधी सारणी बनाई है सीधी। अगर आपको परीक्षा में आईडी दी हो तो ऐसी सीधी बना लेने की। अब देखिए यहाँ पर वहाँ जो सारणी थी उसमें सिर्फ 2 कॉलम ही थे, यहाँ पे मैंने तीसरा कॉलम बनाया है। हमारे पास मैंने बताया था आपको उत्तर सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 7। 7 के साथ जो संख्या दे रखी है वह है 20 से 30। हमारा उत्तर उसी 20 से 30 के बीच में होगा। तो जो 20 से 30 है उसमें एल फर्स्ट, वो कौन सा होगा, आगे वाली संख्या 20। तो हमारा जो एल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आगे वाली संख्या 20। 30 को हमें नहीं छेड़ना है, आगे वाली संख्या लेनी है। प्लस का निशान लिख दिया। अब ऊपर देखिए सीधा। सबसे पहले एक बार इन तीर के निशानों को समझ लीजिए। तीर के निशानों को समझने के बाद आप वहाँ जो मैंने हल किया है उसे देखिए। आपको आसान तरीके समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या करना है। मुझे कुछ भी बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुलक बराबर 20 ले लिया हमने वहाँ से, फिर प्लस लिखा। देखो साथियों F1 अपना कितना है, 7। मैंने 7 लिख दिया। इतना समझ लेना, जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है वह F1 कहलाती है, और F1 के ऊपर वाली F0 और F1 के नीचे वाली F2 होती है। इतना समझ लेना, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे। जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है वो F1 होती है, ध्यान रखना। तो F1 हमने लिख दिया 7। F0 कितना हमारे पास दे रखा है सीधा। F0 हमारे पास कितना है, 2। देखो वहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद अंतराल, जो H होता है उसे क्या कहते हैं, अंतराल। जैसे कि 0 और 10 के बीच में कितना अंतराल है, 10 का। 10 और 20 के बीच में कितना अंतराल है, 10 संख्याओं का। 20 और 30 के बीच में कितना अंतराल है, 10 संख्याओं का। साथियों यहाँ पे वर्ग अंतराल 10-10 का है, इसलिए मैंने अंतराल लिख दिया 10। तो ये 10 क्या हो गया हमारे पास, H हो गया। ठीक है। यहाँ पर कभी कभी H की जगह I भी होता है, इंटरवल। अब हम बहुलक को हल करते हैं। बहुलक बराबर हमने जो सूत्र है उसकी जगह पूरी संख्या लिख दी। L की जगह 20 लिख दिया। F1 की जगह देखो 7 लिखा, माइनस F0 की जगह 2 लिख दिया। 2F1 की जगह 2 का 2 लिखा। F1 कितना है, 7, तो हमने 7 लिख दिया। फिर माइनस F0 2 है 2 लिख दिया, माइनस F2 3 है 3 लिख दिया। इंटू H कितना दे रखा है, 10, तो हमने वहाँ पे सामने 10 लिख दिया। साथियों तथा प्रिय छात्रों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारे पास इस टाइप की संख्या हो जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कोष्टक भी हों, तो हमें सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को हल करना पड़ेगा, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और बाकी आप कर सकते हो। सीक्वेंस बिल्कुल ध्यान रखना। अब हम बराबर के नीचे वापस बराबर 20 प्लस कोष्टक चालू, 7 में से 2 गए तो हमारे पास कितने आ गए, 5। अब नीचे बारी है, देखो वहाँ पे गुणा भी है और माइनस भी है। 2 × 7 किया 14 हो गए, क्योंकि गुणा हम हमको पहले करना है, क्योंकि यहाँ भाग नहीं दे रखा है, तो हम जो सबसे बड़ा होगा उसे पहले करना है। तो 7 × 2 14 हो गए। -2 और -3, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने 2 और 3 को जोड़ना है, जो हम नीचे जोड़ देंगे। इंटू 10 का 10। अब बराबर का बराबर, 20 का 20 लिख दिया, प्लस का प्लस, 5 का 5। मैंने वहाँ ऊपर इसलिए नहीं लिखा था साथियों को आपको समझाने के लिए। 14 का 14 हो गया। ऊपर देखो, अब देखिए आप, -2 और -3 दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 कर दिया और नीचे हमने माइनस के 5 लिख दिए नीचे। ठीक है। फिर इंटू 10 का 10, फिर बराबर का बराबर 20 प्लस। अब हमें कोष्टक को सोल्व करना है, तो 5 का 5 और 14 - 5 कितने रहे,
9 इंटू 10। अब हमारे पास बटे वाली संख्या है, गुणा का निशान है, तो 5 को 10 से गुणा किया, हमारे पास कितने आ गए 50। 50 बटा 9 हो गए। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको यहाँ पे 20 + 50 70 नहीं करना है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। हमें 20 को है ऐसा कैसा उतारना है, 50 में 9 का भाग देना है। अब तो हमारे पास उत्तर आएगा 5.55। आप लगा के देख लेना। अब 20 + 5 करना है, तो 20 + 5.55 कर दिया हमने, तो हमारे पास हो गया उत्तर 25.55। साथियों, मैंने आपसे पहले कहा था कि बहुलक हमेशा सबसे बड़ी बारंबारता के साथ वाली संख्या होगा। देखो अपने यहाँ उत्तर कितना आया 25.55। मैंने आपको कहा था आगे जो उत्तर आएगा वो 20 और 30 के बीच में ही होगा, तो 20 और 30 के बीच में कितना आया 25.55। तो यही हमारा बहुलक है। कभी कभी जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस टाइप के सवाल पूछते हैं कि बहुलक दिया है, जैसे कि 7, आपके बोर्ड में भी पूछा है 1-2 बार। बारंबारता 7 है, उसके साथ 20 और 30 है, तो उसका उत्तर कौन सा होगा। जैसे कि आपको दे दिया 40, 50, 26, 38। यहाँ से आप सीधा दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि जब बारंबारता दी है, हमें साथ में संख्या भी दी है और हमें पता है कि उसका उत्तर हमेशा 20 का ही होगा, तो हमारा 20 का उत्तर सीधा 26 है, क्योंकि 50 तो है ही नहीं अंदर 20 से 30 के बीच में, तो वो हो ही नहीं सकता। 38 भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। इस तरह से मेरे प्रिय छात्रों, हमें अपने करियर को भी बनाना है। सवाल नंबर 10, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में से निकाले गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। यदि पेन यदृच्छया चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। हल है, हमारे पास खराब पेनों की संख्या कितनी है 12, अच्छे पेन हमारे पास हैं 132। अब पेनों की कुल संख्या कितनी होगी 144, क्योंकि खराब पेन 12 हैं और अच्छे पेन हमारे पास 132 हैं। हमारे पास टोटल पेन होगी 144। अब मान लो पेन किसी डब्बे में पड़े हैं और आपको खराब पेनों को ढूंढना है उन 144 पेनों में से, तो आपको 12 पेन निकालने के लिए 144 बार तो आपको ट्राई करनी ही पड़ेगी। हाँ, किस्मत ज़रूर है कि बीच में कभी निकल जाए, लेकिन वो आपका फैक्ट नहीं है। आपको गणित क्या चाहता है, फैक्ट आंसर। तो आपको समझ लो, आपको 144 बार सारे पेनों को निकाल लोगे तो उसमें से आपको 12 खराब पेन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा क्या है हमारे पास, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता। यहाँ पे देखना, जो पूछा है उसी का उत्तर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता। अगर आपको लिखा होता खराब पेन निकालने की प्रायिकता, फिर उसका उत्तर अलग होता। यहाँ पे लिखा है अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, तो उसका सूत्र है ऊपर अच्छे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अर्थात अच्छा पेन है तो अच्छे अनुकूल परिणाम कितने होंगे 132। वहाँ सीधा अच्छा दिख रहा है अपन को। अगर बुरा पेन का होता तो वहाँ बुरे अनुकूल परिणाम लिखना पड़ता। अच्छा पेन है तो हमने लिख दिए 132। अब कुल संभव परिणाम कितने हैं 144 बार तो ट्राई करनी है, तो 132 पेन निकलेंगे अंदर से, तो 144 दिया। अब इसे आप सोल्व करोगे तो 11/12 आपका उत्तर आ जाएगा। यही प्रायिकता है। मेरे जो अगले वीडियो आ रहे हैं उनमें मैंने प्रायिकता को
और अच्छी तरीके से भी समझाया है अलग अलग सवालों को, उसे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रायिकता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिल्कुल सरल है। आपको उसमें से पूरे नंबर मिल जाएंगे। सवाल नंबर 11, निम्न श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्या दे रखी हैं 13, 10, 7 और 4। संख्याओं को करने से पहले एक बार गौर कीजिए, संख्या कैसी हैं, घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है। देखो ये संख्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। 13, 13 के बाद 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4 और उसके बाद भी संख्या कम होती जाएंगी। अब यहाँ पे 13 और 10 के बीच में 3 का अंतर है, 10 और 7 के बीच में भी 3 का अंतर है, 7 और 4 के बीच में भी 3 का अंतर है। जब समान अंतर हो तो हम सार्वअंतर का नीचे जो सूत्र लिखा हुआ है उससे हम हल करेंगे। अंतर समान होना चाहिए। सार्वअंतर को डी कहते हैं, तो डी बराबर A2 अर्थात दूसरी संख्या माइनस A1 पहली संख्या। ऊपर देखिए मैंने एरो से निशान लगा दिया है, ध्यान रखना, नहीं तो 13 माइनस 10 करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। पहले दूसरी संख्या फिर पहली संख्या। तो पहले दूसरी संख्या कौन सी हमारे पास 10, तो दूसरे नंबर की लिख दी। उसके बाद -13। अब छोटी संख्या में से बड़ी नहीं जाएगी तो 10 माइनस 13 हम घटाएंगे तो उत्तर हमारा आएगा -3। यहाँ मैं आपको जो आगे सवाल किया था उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, और एक और है माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि आपने ये उदाहरण अलग है, इस सवाल का भाग नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे परीक्षा में अगर ऐसा सवाल आए जैसे उदाहरण लिख के नहीं आना है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे कि 8 माइनस 5 किए तो हमें सीधा कर सकते हैं, 8 में से 5 गए तो 3 आ गए। बड़ी संख्या 8 है, अगर किसी संख्या के आगे निशान नहीं है तो प्लस की कहलाती है। तो हम बड़ी संख्या 8 है तो उसके साथ प्लस है तो प्लस की रहने देंगे। 5 माइनस 8 है, 5 छोटा है और माइनस का 8 बड़ा है, तो जो बड़ी संख्या है उसके साथ वाला चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। फिर नीचे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा जरूर लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो 2 और 3 5 होगी और चिन्ह माइनस का लगा रहेगा। इतना हमें ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। प्रश्न संख्या 12, वाहन चलाते समय वाहन पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर पुलिस सबसे पहले कौन से 3 सर्टिफिकेट आपसे मांगती है। साथियों, जब भी कभी आप वाहन लेके जा रहे होते हो और कभी कभी आप ओवरटेकिंग के कारण या गलत क्रॉसिंग के कारण आपको जब पुलिस पकड़ लेती है तो आपसे सबसे पहले गाड़ी के कागजात मांगेंगी, और वो कौन से 3 कागजात मांगेंगी वह यहाँ पर आपको लिखना है। तो हमारे पास है आरसी, डीएल और पीयूसी। ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे पहले जो ट्रैफिक पुलिस होती है वह हमारे पास मांगेगी। आरसी मैंने आपको पीछे के प्रश्नों में इसके फुल फॉर्म सबको समझा दिए हैं। आप जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाओगे इनका पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं, इन्हें बिल्कुल ध्यान कर लेना। आरसी एक, दूसरा है डीएल और तीसरा है पीयूसी। प्रश्न संख्या 13, डीएल का पूरा नाम क्या है। उत्तर है
ड्राइविंग लाइसेंस। पीयूसी का पूरा नाम क्या है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। कहीं साथियों आपने देखा होगा कि पीयूसी का पूरा नाम पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है। वो भी राइट है, क्योंकि पीयूसी एक तरह का सर्टिफिकेट है। आपको यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीयूसी क्या है। आपको लिखना है पीयूसी एक तरह का सर्टिफिकेट है। फुल फॉर्म है उसकी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। पीयूसी किसकी मात्रा को दर्शाता है? जैसे पीयूसी का नाम है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण। तो ये किसकी मात्रा को दर्शाता है? प्रदूषण की मात्रा को दर्शाता है कि हमारी गाड़ी ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं कर रही है। सवाल नंबर 16, सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न अर्थात यह क्या होते हैं? सीसीटीवी जो कैमरे लगे होते हैं उसे कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब आपको पूछा जाएगा कि सीसीटीवी कैमरों का यातायात में क्या उपयोग है। वहाँ पर आप बता सकते हो कि सीसीटीवी कैमरे रोड पे जो लगे रहते हैं उसमें हम यातायात को कंट्रोल करते हैं, दूर से निगरानी हम रख सकते हैं तथा किसने कहाँ गलती की यह हम पकड़ सकते हैं आसान तरीके से। अतः सीसीटीवी कैमरे आजकल बड़े बड़े यातायात मार्गों पर लगाए जा रहे हैं। सवाल नंबर 17, हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए? बाईं ओर। प्रश्न संख्या 18, पीयूसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पेट्रोल के स्थान पर कौन सी गैसों के प्रयोग करने की योजना शुरू की है? उत्तर है एलपीजी और सीएनजी। कभी कभी परीक्षा में आपको इसका पूरा फॉर्म भी पूछा जाएगा, फुल फॉर्म। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो गैसें हैं आजकल जो वाहन आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग की जा रही हैं ताकि पेट्रोल का उपयोग नहीं करना पड़े। इनकी जगह पे पेट्रोल की जगह पे हम इस गैस का उपयोग कर सकते हैं। एक घनाभ की माप 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। घनाभ का आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिया, इंटू का इंटू 5 कर दिया चौड़ाई की जगह पे, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 2, 2 का हमने 2 लिख दिया। फिर बराबर का बराबर 10 इंटू 5 करेंगे तो 100 हो जाएंगे, फिर 100 इंटू 2 करेंगे तो 100 हो जाएंगे। अब जो भी आयतन है वो हमें घन में लिखना होता है, तो हमारे पास क्या उत्तर क्या हो गया 100 घन सेमी। इतना ध्यान रखना, क्षेत्रफल वर्ग में लिखा जाता है और आयतन घन में लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम घन लिखेंगे। क्योंकि जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सेंटीमीटर में सारे माप दिए हुए हैं और उत्तर 100 घन सेमी, 100 घन मीटर, 100 वर्ग मीटर, वहाँ पर हमें बिल्कुल सावधानी से सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि जब हमें बारीकी से पता नहीं है तब तक आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। और इसे ऐसा सवाल 1-2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा है।
एक घन की एक भुजा 10 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात करो। घन का आयतन का सूत्र है भुजा की घात 3, अर्थात भुजा को हमें 3 बार लिखकर उनका गुणा करना है। तो हमारे पास एक ही भुजा है 10 सेंटीमीटर, 10 की घात 3 कर दिया, 10 को 3 बार लिख दिया नीचे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हमारे पास कितना हो गया 1000 घन सेमी। मैंने आपको 1920 के जो सवाल दिए हैं वो बिल्कुल आसान है, इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने इसलिए यहाँ पे सरल दिए हैं कि ताकि आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आए वो सवाल आप कर सको, क्योंकि ये 2 सवाल जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आप दूसरे सवालों में कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। अतः वो वीडियो देखें और मेरी गारंटी आपको गणित में सभी विषयों में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे अगर मेरे साथ तैयारी करोगे तो। सवाल नंबर 21, एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। गोले का आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है 4/3 पाई आर की घात 3, जैसे कि हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अब हमें 4/3 का तो 4/3 लिख देना है सीधा, फिर इंटू का निशान, फिर पाई का मान कितना है 22/7, तो हमने 22/7 लिख दिया। फिर हमने इंटू का इंटू किया, इसके बाद आर की घात 3, त्रिज्या का मतलब क्या होता है आर, तो अर्थात आर को 3 बार लिखना है, तो हमने 21 को 3 बार लिख दिया, 21 इंटू 21 इंटू 21। अब हमारे पास जो नीचे 4/3 के नीचे जो 3 है उससे हम 21 को काटेंगे, 7 या 21, 7 आ गए और फिर 7 को 7 से काट लेंगे, तो हमारे पास ये संख्या क्या बचेगी 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। अब 4 का 22 से गुणा करना है, फिर जो संख्या आएगी उसको वापस 21 से गुणा करना है, और फिर जो संख्या आएगी उसको फिर 21 से गुणा करना है, तो इस तरह हमारे पास टोटल आ जाएगा 38,808 घन सेंटीमीटर आंसर। मैं आपको भी सारे आयतनों के सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आयतन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फिर हम उनका कंपैरिजन में अध्ययन अगले वीडियो में देखेंगे। तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ कि सर हमें एक साथ आयतनों का बता के किस तरह से समझा रहे थे। सवाल नंबर 22, एक शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करो। मेरे प्रिय छात्रों, हमें सबसे पहले जितने भी आयतन हैं उनके एक अलग से आयतन का एक फॉर्मूले की लिस्ट बना देनी है, ताकि हम उनका कंपैरिजन में अध्ययन कर सकें, कहाँ स्क्वायर लग रहा है और कहाँ घन लग रहा है, कहाँ 1/3 है और कहाँ 4/3 है। तो ही आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा और आपको ये सारे सूत्र याद रहेंगे। शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करना है, 1/3 का तो 1/3 हमने लिख दिया, पाई का मान वही 22/7, फिर इंटू, अब वहाँ पे देखो आर स्क्वायर, आर 2 बार है अर्थात त्रिज्या को 2 बार लिखना है, 21 इंटू 21 लिख दिया, और जो हाइट है एच उसकी जगह अपने पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब वापिस 3 से 21 कट जाएंगे, 7 या 21, फिर 7 को 7 से काट लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 22 इंटू 21 इंटू 10, इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4620 घन सेमी आंसर। सवाल नंबर 23, एक बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करो। बेलन के आयतन को ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 हमने लिख दिया, आर स्क्वायर त्रिज्या को वही 2 बार लिखना है 21 इंटू 21, और एच हमारे पास 10 दे रखा है 10 हमने लिख दिया। वापिस
7 को 21 से डिवाइड करेंगे, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। फिर हमारे पास शेष उत्तर क्या रहेगा, 22 × 3 × 21 × 10। तो इनका आप गुणा करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा 13,860 घन सेंटीमीटर। आप एक बार गुणा करके चेक कर लेना। सवाल नंबर 24, निम्न बारंबारता बंटन का मध्यक ज्ञात करो। मध्यक का मतलब होता है मध्यिका से, कभी कभी मध्यिका भी लिखा रहता है। हमें पद दिए हैं और बारंबारता दी है। आपको आड़ी सारणी दी हो तो ऐसी अखड़ी सारणी आपको मध्यिका में भी बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर अपन हल करते समय बनाएंगे। अब हम हल करते हैं। हमारे पास पद और बारंबारता दे रखी है, तो हमने पद और बारंबारता दे रखी हो तो हमें CF निकालनी पड़ेगी। मध्यिका हमेशा CF से निकलती है। तो CF किससे निकलता है, CF बारंबारता से निकलता है। जैसे कि 2 का 2 हो गया, फिर 2 और 4 जोड़े 6 हो गए, 6 और 8 जोड़े 14 हो गए, 14 और 5 जोड़े 19 हो गए, 19 और 3 जोड़े 22 हो गए, 22 और 7 जोड़े 29 हो गए, 29 और 2 जोड़े 31 हो गए। मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पे ध्यान रखना, अब बारंबारता का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास नीचे कितना आएगा, 31। और CF का जो नीचे लास्ट वाली संख्या है वो भी 31 है। इधर जो 31 है और इधर जो 31 है, मैंने दोनों को हाईलाइट कर रखा है कलर से, वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो आपके समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इतना हमें ध्यान रखना है। अब हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने का सूत्र है माध्यक बराबर n/2। हमारे पास n का योग कितना है, नीचे टोटल बारंबारता योग नीचे आया है हमारे पास 31 हमने वहाँ लिख दिया n की जगह पे, और बटे 2 का 2 लिख दिया। 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 15.5। अब हमें 15.5 जो दे रखा है उसमें सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है। CF के अंदर संचयी बारंबारता सारणी ढूंढनी है 15.5 के बराबर या उससे बड़ी। तो 14 तो छोटी हो जाती है और 22 बहुत बड़ी हो जाती है। हमें बिल्कुल करीब की चाहिए। तो करीब की कौन सी है, 19, क्योंकि हम 22 भी ले सकते हैं, 22 बड़ी है, लेकिन हमें जस्ट पास की चाहिए तो हमने 19 लिया। अब जैसे देखिए आप, 19 के जस्ट सामने पद के अंदर वहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो जो संचयी बारंबारता होती है उसकी जो संगत चर है वही मान हमारी मध्यिका कहलाती है। तो 19 के सामने हमारे पास कौन सा अंक है, 8, तो हमारी मध्यिका क्या हो जाएगी, 8। प्रश्न संख्या 21, आरसी का पूरा नाम क्या है। उत्तर है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यह वही सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको आगे प्रश्न में बताया था कि पुलिस हमसे जब भी पकड़े जाते हैं 3 सर्टिफिकेट मांगती है, आरसी, डीएल और पीयूसी। आरसी का मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी का मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। इस तरह से साथियों, हमने आज 21 महत्वपूर्ण सवालों को बहुत आसान तरीके से देखा है और मेरी आपसे यही आशा है कि इन सवालों को बार बार दोहराइए, इसके पैटर्न को देखिए, क्योंकि बोर्ड के जो सवाल आएंगे वो हूबहू ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन
इसी टेक्निक पे आधारित आएंगे। अतः साथियों, हमें सवालों के नाम, नंबर ऐसे याद नहीं रखने हैं, हमें सवाल कैसे होता है उस टेक्निक को याद रखना है। जहाँ जहाँ मैंने एरो किए थे, जहाँ जहाँ मैंने फॉर्मूला बताए हैं, उस टेक्निक को याद करिए। आपको समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार उसको देखिए बार बार, और आपको समझ में आ जाएगा। और जल्दी आपके लिए मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम फ्री में आपको घर बैठे उपलब्ध कराऊंगा। अतः मुझे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने आपके सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो अपलोड कर रखा है। आप मेरे चैनल के अंदर उसे देख सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर एक प्रश्न नंबर 14 था, जो था कि रक्त और लोल नीति का प्रतिपादक कौन था। उसका उत्तर गलती से बिस्मार्क हो गया है। जो मैंने बाद में वापस देखा तो मुझे लगा कि नहीं, यह गलत है, तो मैंने उसका सही उत्तर आपको बता दिया है, बलबन। अतः साथियों, बिस्मार्क नहीं होके हमें याद करना है बलबन। इतना ध्यान रखना। आपको कहीं पे भी ऐसा कन्फ्यूजन लगे, आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन के नीचे ही लिखा हुआ है। और मेरे प्रिय छात्रों, आपसे एक विनती है कि आप अपना पूरा तन मन धन अपनी पढ़ाई के पीछे लगा दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन से नहीं पढ़ाई करोगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अतः सबसे पहले अपना मन होना चाहिए। टेक्निक मैंने आपको बता दी है, आपको हर सरल से सरल तरीका मैंने आपको बताया है। और मेरे जितने भी आगे वीडियो आएंगे उनमें आपको इसी सरल टेक्निक से सिखाया जाएगा। अतः मेरे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।